आपका पुलिस एक्ट शुरू किया गया था और सामान्य बातें आपका हो गई थी पुलिस एक्ट में। और आपका ये बताया गया कि प्रियम्बल दिया गया है, यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका दी गई है। पुलिस अधिनियम का 4 उद्देश्य रखा गया है, कल आपका बताया गया था। और इसमें कोरिलेशन करके भी बताया गया था कि वो उन उद्देश्यों को आप कहाँ से जोड़कर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका पुलिस एक्ट में दूसरा याद रखना कि कोई चैप्टर नहीं है, केवल सेक्शन है। और वह आपका केवल 47 सेक्शन है, जिसमें कि कुल 6 धाराएं रिपील या समाप्त या निश्चित हैं। आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन इत्यादि बातें नहीं दी गई हैं। तो सेक्शन 1 में शुरुआती दौर में ही परिभाषाएं या निर्वचन खंड दिया गया है, यानी कि कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। सामान्यतः धारा 2 या 3 में परिभाषित किया जाता है, लेकिन पुलिस एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कि जो निर्वचन दिया गया है, ये भी पूछा गया है कि पुलिस अधिनियम के किस सेक्शन में इंटरप्रिटेशन क्लाज या डिफिनीशन क्लाज दी गई है। तो सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 1 में कौन कौन परिभाषाएं दी गई हैं, एक या दो क्वेश्चन इसमें से भी आपका प्री में बनता है। तो एक एक परिभाषाओं को चलना है और सभी परिभाषाएं भाई याद होनी चाहिए। और उसमें अंदर से भी पूछा जाता है। देखिए, पहली परिभाषा हम शुरुआत किए थे डीएम का, यानी कि जिले के मजिस्ट्रेट का। तो जिले का मजिस्ट्रेट किसे कहा जाएगा? तो जिस व्यक्ति पर जिले के एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालकीय प्रशासन का भार होता है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसी को जिला मजिस्ट्रेट या उसी को डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिले का मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अब इसमें आपका कुछ कोरिलेट करना है। और भले आपका जिला मजिस्ट्रेट से क्वेश्चन न बने, लेकिन कोरिलेशन से लगातार क्वेश्चन बनता है। जब भी आप जिला मजिस्ट्रेट को पढ़िए तो बैठे भाई, जब भी आप जिला मजिस्ट्रेट को पढ़िए तो ऐसी दशा में जो सबसे पहला कोरिलेट करना है वह सीआरपीसी में करना है। और सीआरपीसी की धारा 20, सीआरपीसी की धारा 20 ये बताती है कि राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगी और उसी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक को जिले जिले का मजिस्ट्रेट बनाएगी, यानी कि डीएम नियुक्त करेगी। ये सेक्शन 20 है। फिर आपका डीएम के बारे में सीआरपीसी में तमाम प्रावधान है, लेकिन 2-3 प्रावधान ही हम बताते हैं कोरिलेट करके, जो कंपटीशन में लगातार पूछे जाते हैं। एक सेक्शन आपका पूछा जाता है 58, भाई याद रखिएगा सीआरपीसी का। सीआरपीसी का सेक्शन 58 ये बताता है कि वारंट के बिना जितनी भी गिरफ्तारियां पुलिस ने की हैं, उसकी सूचना दी जाएगी, लिस्ट भेजी जाएगी और वह जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को। तो जो क्वेश्चन यूपी एपीओ और जे में बना इस विषय पर कि वारंट के बिना गिरफ्तारियों की सूचना किसको भेजी जाती है, तो सतर्क रहना है शब्दों पर। देखिए कैसे मॉडल बनाया है, डीएम को, एसडीएम को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा ऑप्शन आए तो दोनों ना मारिए, क्योंकि जो मैंने शब्द बताया वह ये बताया कि डीएम को तो भेजी ही जाएगी, लेकिन एसडीएम को यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को तब ऐसी सूचना दी जाएगी जब डीएम ऐसा निर्देश दे, अन्यथा केवल किसको दी जाएगी? डीएम को। तो अगर ऑप्शन में आपका रहता है कि जिला मजिस्ट्रेट को
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को दोनों को इनमें से कोई नहीं तब दोनों मारना है। एक शब्द पर चेंज हो जा रहा है ऑप्शन, डायरेक्शन या निर्देश पर। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, तो यही छोटी छोटी बातें गलत होती हैं। इसके बाद आपका 365 एक धारा पढ़नी है सीआरपीसी की, कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम यानी कि सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई निर्णय देते हैं तो उस निर्णय की एक प्रति वह किसको भेजेंगे, तो ऑप्शन में बना है हाई कोर्ट को, राज्य सरकार को, जिले के मजिस्ट्रेट को, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, जिले का मजिस्ट्रेट। कम से कम 2 सेक्शन सीआरपीसी का याद करना है। इसके बाद आपका जो पुलिस एक्ट में पढ़ना है वह मुख्य रूप से ये देखा जाता है, जो बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, कि पुलिस प्रशासन पर अगर सामान्य नियंत्रण पूछे, बैठे भाई इधर हर जगह, अगर ये पूछे कि पुलिस प्रशासन पर, देखिए पंखा से थोड़ा बचा कर बैठिएगा भाई, हल्का सा। अगर ये पूछे कि पुलिस प्रशासन पर जनरल कंट्रोल किसका होता है, तो आपका जिले का मजिस्ट्रेट का, और यही क्वेश्चन घुमा दे कि विशेष नियंत्रण किसका होता है, तो एसपी का या पुलिस अधीक्षक का। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में आ चुका है, ये अच्छे से याद करना है। और इसको सेक्शन वाइज भी आगे बताया जाएगा, सेक्शन 4 में हम बताएंगे डिटेल में इसको। और डीएम जब भी पढ़िए तो एक क्वेश्चन आपका ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार का इस पर बनता है, और यूपी एपीओ में ये चौथा क्वेश्चन भी आ चुका है कि ग्राम चौकीदारों पर की नियुक्ति कौन करता है, तो डीएम ही करता है। ग्राम चौकीदारों पर कंट्रोल कौन कौन करता है, डीएम ही करता है। उनको बर्खास्त या पदच्युत या टर्मिनेट कौन करता है, डीएम ही करता है। ग्राम चौकीदार किसके प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आपका डीएम। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका और बनता है, ये आगे बताया जाएगा ग्राम चौकीदार का कर्तव्य क्या है इत्यादि। तो पहला आपकी जो परिभाषा रही वह आपकी परिभाषा रही जिले का मजिस्ट्रेट, और कुछ को रिलेट करके भी पढ़िएगा। दूसरी जो परिभाषा है वह मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी गई है। अब मजिस्ट्रेट की परिभाषा देखिए और तब इसको कोरिलेट किया जाए। देखिए भाई आपका मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो मजिस्ट्रेट शब्द लिखा गया है, मजिस्ट्रेट का मतलब ये हुआ कि जो साधारण पुलिस जिला होता है उसमें मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों या कुछ शक्तियों का जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसी को मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो फिर मजिस्ट्रेट को आपको कोरिलेट करना है और तमाम बातें देखनी है। एक कोरिलेशन चलिए पहले सीआरपीसी में फिर उठाना पड़ेगा। देखिए जहाँ तक मजिस्ट्रेटों के कार्यों की बात है, मजिस्ट्रेट आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी कि जो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका कार्य दिया गया है, तमाम कार्य दिया गया है। तो पहले तो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवाइए, परिभाषा ना पढ़िएगा। पहले पहले हम क्या कराएंगे, नियुक्ति कराएंगे। इसके बाद इनके मुख्य मुख्य कार्यों को आपका देखा जाएगा, और जो मुख्य मुख्य कार्य होंगे वह पुलिस एक्ट में तो है ही, इसके अलावा आपका मुख्य कार्य सीआरपीसी में भी मिलेगा। तो आपका सीआरपीसी की कई धाराएं यहाँ भी पढ़नी है। जब भी आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़िए तो एकदम हम शुरुआती दौर से सीआरपीसी में उठाते हैं और
सात आठ धाराएं तो निश्चित रटिए। पहला हम उठाते हैं सेक्शन 3 को लेते हैं सीआरपीसी में, निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कि आपका डायरेक्शन का मीनिंग क्या लगाई जाएगी। तो निर्देशों का अर्थ लगाना आपका सीआरपीसी में जो यहाँ पूछा जाता है, किस धारा में सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सीआरपीसी में समाहित किया गया है, तो वह सेक्शन 3 है। आपका बताया जाता है, इसमें स्पष्ट बताया जा गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग होते हैं और एग्जीक्यूटिव या कार्यपालक मजिस्ट्रेट अलग होते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य करेंगे और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन सा कार्य करेंगे, प्रशासनिक। यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव नेचर का केस है, यानी कि प्रशासनिक मामले हैं, उनके निपटारे के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को शक्ति दी गई है और जो न्यायिक मामले हैं उनको निपटारे हेतु जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को पावर दिया गया है। पहला सेक्शन याद रखिएगा सीआरपीसी का कौन है, 3। इसके बाद दूसरा सीआरपीसी का सेक्शन 6 पढ़ना है, जहां की दंड न्यायालयों का क्लास दिया गया है, यानी कि कौन कौन न्यायालय आपका पनिशमेंट कोर्ट होंगे, दंड न्यायालय होंगे। अगर उसमें सबसे निचला चौथा हम कोर्ट देखें तो वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखा गया है। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 6 के तहत एक दंड न्यायालय है, ये न कहेगा कि नहीं है, दंड न्यायालय है। और सीआरपीसी की धारा 6 का आप लास्ट लाइन देखिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा गया है चौथे पॉइंट पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति अब आ जाइए, इसके लिए सेक्शन 20 काम करता है, 20 काम करता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। इन पर नियंत्रण भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इनका ट्रांसफर भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इनको निलंबित भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये सब काम हाई कोर्ट का नहीं है, कौन करती है, राज्य सरकार। अब धारा 20 के बाद आपका धारा 21 भी देखना है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो आप फिर परिभाषा पर गौर करिए, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति में मजिस्ट्रेट की या तो सभी शक्तियां या कुछ शक्तियां क्या की गई हैं, वेस्टेड। तो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं आपका, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है तो किसी विशेष कार्य के लिए उन व्यक्तियों को राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां प्रदान करती हैं, तो वह भी मजिस्ट्रेट कहे जाएंगे, लेकिन कब तक, जब तक कि उन्हें क्या प्रदान की गई हो, पावर। आपका देखिए कई गाड़ियों पर लिखा रहता है सेक्टर मजिस्ट्रेट या स्पेशल मजिस्ट्रेट। तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं, तहसीलदार को बना दिया गया, अध्यापक को किसी बना दिया गया, क्योंकि कार्यपालकीय आदेश ज़्यादा देने हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट कम है। तो ये कौन बनाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट। किस धारा में, रटते रहे सीआरपीसी भी, धारा 21। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का कार्य क्या क्या है और कौन कौन नहीं है, अब आपका डिटेल में देखना है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का पहला कार्य है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, यानी कि विधि और व्यवस्था क्या करना, बनाए रखना। इसके लिए तमाम कानूनों में तमाम अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, तो पहला आपका सीआरपीसी, अभी हम बता रहे हैं डिटेल में, लेकिन पहला याद रखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्या रखना, मेंटेन। इसके बाद आपका
कि अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका है कि वह पीस को ब्रीच कर सकता है, समाज की शांति को भंग कर सकता है या गुड बिहेव नहीं रख सकता, यानी कि आपका बैड बिहेव बिहेव करेगा, यानी कि सदाचरण या अच्छा आचरण न दिखा के बुरा आचरण दिखा सकता है। तो जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इनसे श्योरिटी मांग सकते हैं, गारंटी मांग सकते हैं, प्रत्याभूति मांग सकते हैं। और ऐसे लोगों से प्रत्याभूति मांगने का हक भी किसको दिया गया है? मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो 7-8 धाराएं फिर सीआरपीसी का याद रखना है। पहला 107, दूसरा 108, तीसरा 109 और चौथा 1110। अब इसको रट्टा मारिए, यही उपाय है। सेक्शन और भाई जो कोरिलेट किया जाता है, निश्चित तौर पर इधर से क्वेश्चन बनते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य में देखिए कितने जगह से जोड़ा जा रहा है। चूंकि समय है तो भाई समय नहीं रहता, अगर 5 दिन रहता है तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता। और चूंकि समय भी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि एक ही दिन में 2 दिन में खत्म किया जाए। तो इतना अच्छे से पढ़िए कि कोई क्वेश्चन बाहर न जाए जल्दी। तो इसको रट कर जाइएगा। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत परिशांति कायम रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीओटी मांगता है, यानी कि प्रत्याभूति मांगता है। और कितने साल के लिए मांग सकता है? अधिकतम याद करके जाइए, 1 वर्ष, यानी कि 1 ईयर। 108 में है जो सेडेशन वाली बातें लोग फैलाते हैं, यानी कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से गुड बिहेव के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है। कौन मांग सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अधिकतम कितने दिनों के लिए? 1 ईयर के लिए। फिर आपका 109 हो गया, आपका संदिग्ध व्यक्तियों से, सस्पेक्टेड जो पर्सन है, यानी कि संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही मांगते हैं। और अधिकतम कितने दिनों के लिए मांग सकते हैं? 1 साल। और 110 में इसको 10 नंबरी कहा जाता है। आसान भाषा में भी समझिए भाई, नंबरी पूछा जाता है समाज में। अगर 7 नंबरी पूछे तो सीआरपीसी की धारा 107, 8 नंबरी पूछे तो 108, 9 नंबरी पूछे तो 109 और 10 नंबरी पूछे तो सबसे खतरनाक है आपका कुत्ते की दुम कहिए। अगर 10 नंबरी पूछे तो 110 मार्क कराइएगा। 110 में है आदतन अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर या आभ्यासिक अपराधी। आभ्यासिक अपराधी का मतलब ये हुआ कि जो बार बार अपराध करता हो, समाज में अपराध करने के लिए प्रसिद्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति से गुड बिहेव या सदाचरण या अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट गारंटी मांग सकते हैं। और वह प्रतिभूति सहित, यानी कि गारंटर के साथ। और अधिकतम कितने साल के लिए? 3 ईयर। तो ये किसका कार्य है? ये सब गारंटी मांगना या श्योरिटी मांगना, ये भी किसका कार्य हो गया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगला जो कार्य आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है वह ये है कि अगर अनलॉफुल असेंबली हुई है, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, तो उस जमाव को तितर बितर या बिखरने का समादेश देते हैं। तो सबसे पहले आपका जब भी अनलॉफुल असेंबली पढ़ेंगे, विधि विरुद्ध जमाव पढ़ेंगे, अब आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट तीनों में काम करेगा। तो आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ सेक्शन जरूर याद रखिएगा। पहला आईपीसी का सेक्शन 141 याद रखिएगा। और फिर सीआरपीसी का 2 सेक्शन 129 और 130।
3 सेक्शन याद रखने हैं। आपका कह सकते हैं कि पब्लिक जो पीस है उसको डिस्टर्ब हो गया है, उस डिस्टरबेंस को रोकना है, अर्थात व्यक्तियों का जमाव हुआ है, व्यक्ति अब जुटे हैं एक जगह और ऐसी दशा में उनका जमाव वैध न होकर अवैध है। तो फिर एक बार इसको देखिए, आपका आईपीसी की धारा 141 में अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव या अवैध सभा को परिभाषित किया गया है। जब कम से कम 5 व्यक्ति 5 उद्देश्यों में से यानी कि 5 पर्पज में से किसी एक या अधिक के लिए एक जगह क्या हुए हैं, एकत्र हुए हैं, तो हम कहेंगे कि उनका जमाव क्या है, अनलॉफुल। ऐसे जमाव को तितर बितर करने का, कमांड देने, समादेश देने, आदेश देने का कार्य भी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपा गया है। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह आदेशित कर सकता है कि आपका जमाव अनलॉफुल हो गया है, आप तितर बितर हो जाइए, और सिविल बल का प्रयोग भी करा सकता है, यानी कि लाठी डंडा आंसू गैस आपका कह सकते हैं चलवा सकता है। किस सेक्शन के तहत, सीआरपीसी के 129। और सिविल बल से स्थिति नहीं संभलती तो आपका आर्म्स फोर्स आ जाएगी, यानी कि सशस्त्र बल, यानी कि केंद्रीय बल आ जाएगा। लेकिन केंद्रीय बल को हैंडल कौन करेगा, आदेशित कौन करेगा? केंद्रीय बल अपने आप काम नहीं करेगा। केंद्रीय बल को आदेश देने का अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अवैध जो सभाएं होती हैं उनको तितर बितर करने का आदेश देने की शक्ति भी किसको दी गई है? मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगला ये आपका आगे देखा जाए, पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करना या पब्लिक न्यूसेंस का उपशमन करना, यानी कि सीआरपीसी की धारा 133 से लेकर 144 ए तक में जो पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप होते हैं उनको रोकने का कार्य, निवारित करने का 144 सीआरपीसी और 144 ए, 3 सेक्शन जरूर याद रखिए। 133 में ये है कि लोक न्यूसेंस के बारे में कंडीशनल आर्डर सशर्त आदेश दिया जाता है। 144 में है कि पब्लिक न्यूसेंस है और मामला अर्जेंट है, तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं। और 144 ए में अगर कोई व्यक्ति में अगर व्यक्तियों का समूह आपका हथियार सहित आपका प्रशिक्षण देता है लोगों को या व्यायाम करता है, तो ऐसे प्रशिक्षण और व्यायाम पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन 144 ए में जो रोक लगा सकता है कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, यही पॉइंट पकड़ना है। केवल कौन लगा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट। अन्य जगहों पर ये सभी मजिस्ट्रेट चल रहे हैं, लेकिन 144 ए में कौन केवल है? आपका डीएम। अंतिम जो कार्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का मुख्य रूप से है वह कार्य है आपका जल और थल के विवाद अगर हुआ है, यानी कि लैंड का, वाटर का विवाद है, या तो उसके आपका बाउंड्री का विवाद है, अगर सीमा का विवाद है, या उसके यूज या उपभोग या प्रयोग का विवाद है, तो इस विवाद के बारे में
पोजीशन या कब्जे का निर्धारण भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करते हैं, स्वामित्व का नहीं, किसका, कब्जे का। और ये आपका अभी झारखंड में भी पिछली बार पूछा गया था कि जल और भूमि की सीमा से संबंधित विवाद का निपटारा किस सेक्शन के तहत किया जाता है, तो 145। और अगर यहीं एक शब्द चेंज कर दे, जल और थल के उपभोग के अधिकार का विवाद का निर्धारण किस सेक्शन में किया जाता है, तो आपका सेक्शन 147। भाई सतर्क रहिए, बहुत गहराई से क्वेश्चन बना है, एक लाइन में अंतर आ रहा है। अगर सीमा पूछ ले तो सीआरपीसी की कौन सी धारा मार कर आएंगे, 145। और इसी में यूज पूछ ले तो तुरंत सेक्शन चेंज करेंगे, कौन सी सेक्शन है, 147। यानी कि आपको ये बता गया मुख्य रूप से कि मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन कौन से कार्य करते हैं, तो पुलिस एक्ट में तो उनका कार्य है ही, आपका अन्य कानूनों में भी है। और अन्य कानूनों में मुख्य रूप से कहाँ दिया गया है, सीआरपीसी में। और जितने सीआरपीसी में प्रावधान है, लगभग ज़्यादा प्रावधान अब हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। एक दो क्वेश्चन प्री में निश्चित सीआरपीसी की इन धाराओं से आपको मिलेगा। अगला परिभाषा आइए आपका देखा जाए, पुलिस। जो तीसरी परिभाषा आपकी दी गई है वह पुलिस की दी गई है। पुलिस का मतलब क्या हुआ, पुलिस का कार्य क्या होता है, अब थोड़ा डिटेल में देखिए। पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं। यानी कि जो पुलिस की डिफिनीशन दी गई है, अगर उस डिफिनीशन पर हम गौर करें तो पुलिस की परिभाषा न देते हुए बस इतना कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पुलिस अधिनियम 1861 के तहत भर्ती किए गए हैं पुलिस बल में, वही पुलिस कहलाएंगे। तो पहली परिभाषा ये गौर करना है कि पुलिस का मतलब क्या हुआ, तो पुलिस का मतलब आपका हुआ कि जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पुलिस बल में क्या किए गए हैं, भर्ती। तो तुरंत क्वेश्चन पकड़ना है, आखिर आपका किस सेक्शन के तहत, मैंने पुलिस एक्ट 1861 की वह धारा जरूर याद रखे कि किस सेक्शन के तहत पुलिस बल में भर्ती की जाती है, भर्ती कौन करता है, भर्ती के लिए सेवा शर्तें कौन बनाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट भर्ती करती है। और कम से कम सेक्शन याद रखिए, इसके बाद वाला ही सेक्शन है, तो किस सेक्शन में भर्ती होगी, 2 में। तो पुलिस की परिभाषा की धारा में, 1 सेक्शन में। भर्ती करा दीजिए की धारा में, 2 में। रटिए, प्रयास करिए रटने का। आपका पुलिस की परिभाषा 1 में और पुलिस में भर्ती की धारा में 2 में कौन करती है, राज्य सरकार करती है। जब ये सेक्शन 2 हम पढ़ेंगे तो आपका एक अनुच्छेद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और वह पढ़ना पड़ेगा 209, यानी कि 309 309। एक संविधान का आर्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें कि राज्यपाल को पावर है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून न बनाए पुलिस वालों के लिए, पुलिस का सभी लोक सेवकों के लिए सेवा शर्तों का प्रावधान या नियम कौन बना सकते हैं, राज्यपाल। ये बताया जाएगा आगे, अभी पहले धारा 1 तो समाप्त हो। पुलिस शब्द के अंतर्गत अब पुलिस देखिए, पुलिस बल में भर्ती हो गई। भर्ती आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, आगे डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन पुलिस के कार्यों को बताया जाए, पुलिस की जहां तक कार्यों की बात है, आपका पुलिस एक्ट में तो अलग से एक जगह हम बताएंगे जितने कार्य हैं, लेकिन जो कोरिलेशन हो रहा है
उसको थोड़ा थोड़ा जरूर बताते चला जा। पुलिस एक्ट तो चल ही रहा है, पूरा बताया ही जाएगा। पुलिस के कार्य काफी व्यापक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये माना जाता है कि कोई पुलिस में अगर भर्ती हुआ है तो वह आपका 24 घंटा काम करता है, यानी कि अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन वह हमेशा करता रहेगा। यानी कि जो कर्तव्य है पुलिस के, वह हमेशा वो क्या करता रहेगा, निभाता रहेगा। 24 घंटा दौड़ते रहिए, यही कर्तव्य है। आगे सेक्शन वाइज आपका बताया जाएगा, थोड़ा 2-4 दिन धैर्य रखिए भाई, एक एक करके ही चल सकता है। जहाँ तक पुलिस के कार्यों की बात है, हमारी सीआरपीसी में तमाम कार्य पुलिस के दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका अध्याय 12 में दिया गया है, चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है। आपका पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति सेक्शन 154 से लेकर 176 तक। इसके बाद पुलिस का प्रिवेंटिव एक्ट भी दिया गया है, वह आपका चैप्टर 11 में दिया गया है। इसके बाद आपका पुलिस गिरफ्तार भी करती है, न्यायालय के आदेशों को लागू भी कराती है, न्यायालय से आदेश निकलवाती है, इत्यादि कार्य पुलिस बल द्वारा किया जाता है। अब उतना बताना भाई संभव नहीं है, बहुत लंबा चल जाए, घंटों बताना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टकट में याद रखे, आगे हम बताएंगे कोरिलेट करके, सेक्शन पूछाएंगे तो। लेकिन पुलिस आपका किसे पुलिस कहा जाएगा, तो यहाँ एक लाइन जानना है, जो इस अधिनियम के तहत पुलिस बल में क्या हुए हैं, भर्ती। तो भर्ती का प्रावधान किस धारा में, तो इसके अगली धारा में, यानी कि सेक्शन 2 में। अगला सब देखिए, साधारण पुलिस जिला की परिभाषा दी गई है। साधारण पुलिस जिला में कौन कौन आता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए, साधारण पुलिस जिला कौन होगा, इसकी जो घोषणा की जाएगी, कह सकते हैं कि वह आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। यानी कि जनरल पुलिस जिला कौन होगा, इसकी घोषणा की जाएगी। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार। तो साधारण पुलिस जिला में क्या क्या आ सकता है, यही आपको तोड़कर पढ़ना बेरक। देखिए कैसे पूछा गया प्री में कि साधारण पुलिस जिला में क्या क्या आ सकता है, बेरक देखिए। कोई प्रेसिडेंसी, यानी कि कोई प्रेसिडेंसी, अभी हम आएंगे प्रेसिडेंसी पर। या दूसरा कह रहा है राज्य, यानी कि पूरा राज्य को भी साधारण पुलिस जिला घोषित किया जा सकता है। या स्थान, यानी कि कोई प्लेस, यानी कि स्थान। दूसरी बात ये कही गई है आपका किसी प्रेसिडेंसी, यानी कि फिर एक बार देखिए, साधारण पुलिस जिला में कोई प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान का कोई भाग आता है। यानी कि या तो पूरी प्रेसिडेंसी या पूरा राज्य या पूरा स्थान या प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा, राज्य का कुछ हिस्सा या किसी प्लेस का क्या कुछ हिस्सा किसमें शामिल है, तो साधारण पुलिस जिला में। देखिए, जिले की घोषणा आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पूरे प्रेसिडेंसी को जिला बना सकती है। अब प्रेसिडेंसी जो शब्द था, ये अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न किया गया था, और जब भारत आजाद हुआ तो प्रेसिडेंसी का जो सिस्टम था अब समाप्त कर दिया गया। तो आप सोचेंगे कि भाई जब समाप्त कर दिया गया तो आज भी ये शब्द तो बना हुआ है, तो इसलिए बना है
कि ये कानून अंग्रेज बनाए थे, 1861 में बनाए थे। और जहाँ जहाँ अब प्रेसिडेंसी लिखा हो वहाँ वहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया हम मानेंगे, यानी कि महानगर क्षेत्र। फिर एक बार याद रखें, जहाँ जहाँ प्रेसिडेंसी शब्द अब लिखा गया हो, ये मान कर चलिए कि वर्तमान समय में अब वो प्रेसिडेंसी नहीं है, बल्कि उसको क्या कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो आप भले प्रेसिडेंसी लिखा है भाई, आपका कंपटीशन में आए तो प्रेसिडेंसी ही मारना है, लेकिन वर्तमान समय में बताया जा रहा है कानूनों में बदलाव आ गया है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नाम दिया गया है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को जब पढ़िएगा तो सीआरपीसी की धारा 2 के पढ़िएगा, और सीआरपीसी की कौन सी धारा, 8। देखिए, महानगर क्षेत्र की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 के में दी गई है, और महानगर क्षेत्र की घोषणा आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है सेक्शन 8 के तहत। उसके लिए शर्त ये है कि आबादी 10 लाख से अधिक हो, प्लस राज्य सरकार ने उस एरिया को महानगर क्षेत्र क्या किया हो, घोषित। दो कंडीशन याद रखिए, आबादी कितना हो और किसने घोषित कर रखा हो। तो प्रयागराज की आबादी 10 लाख से अधिक है, लेकिन राज्य सरकार ने मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित। तो आपका जिला है, आपका कह सकते हैं प्रयागराज, लेकिन महानगर क्षेत्र नहीं है। अब ये नहीं कि महानगरीय बस पर लिखा है तो कह दीजिएगा कि महानगर है। महानगर तभी होगा जबकि राज्य सरकार इसकी क्या करे, घोषणा। घोषणा नहीं की है, आज भी ये क्या है, साधारण। तो या तो साधारण पुलिस जिला में पूरी प्रेसिडेंसी को घोषित किया जा सकता है, या पूरी प्रेसिडेंसी को न रखकर उसके कुछ किसको रखा जा सकता है, भाग को। भाग वाला क्वेश्चन बनता है, अच्छा इसको सतर्क रहेगा। या कोई राज्य, यानी कि अगर जहाँ छोटा राज्य होता है वहाँ आपका ये होता है कि पूरे राज्य में एक ही जिला रखा जा सकता है, और साधारण आपका कह सकते हैं पुलिस जिला रख दिया गया पूरे राज्य के लिए। पूरा राज्य कितने जिलों में बांट दिया गया, केवल एक। तो क्या पूरा राज्य साधारण पुलिस जिला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या राज्य का कुछ भाग। तो आइए कुछ भाग देख लिया जाए। तो यूपी में आपका 75 जिले हैं, तो यूपी में आपका राज्य को अलग अलग भागों को राज्य में अलग अलग जिला क्या किया गया है, बना गया। अब ये राज्य सरकार के ऊपर है कि एक ही जिला बनाती है कि कितना जिला। तो फिर आया साधारण पुलिस जिले में कौन शामिल है, तो पूरा राज्य भी या उस राज्य का कुछ भाग। भाग वाला क्वेश्चन गलत होता है, थोड़ा सतर्क रहिए। और आपका प्लेस देखा जाए, प्लेस की परिभाषा क्या पुलिस अधिनियम में दी गई है कि नहीं, ये आपको देखना है। देखिए, प्लेस मतलब स्थान, और इसकी परिभाषा सीआरपीसी में दी गई है। आप कोरिलेट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2P, पी में होना चाहिए। देखिए तो एक बार क्वेश्चन आया है, एक 2P में ही होना चाहिए, सही है ना। देखिए, 2P में प्लेस शब्द को परिभाषित किया गया है। जलयान भी शामिल है, तंबू भी शामिल है, भवन भी शामिल है, निर्माण भी शामिल है, खाली स्थान भी शामिल है। यानी कि कोई इससे मतलब माने ज्यादा ये नहीं है। लेकिन प्लेस शब्द की परिभाषा पूछा गया है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में, 2P में दिया गया है। तो या तो पूरा स्थान या स्थान का कुछ भाग जिसे राज्य सरकार ने
साधारण पुलिस जिला घोषित किया है वह माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब अब मॉडल देखिए कि साधारण पुलिस जिला में क्या शामिल है। तो देखिए कैसे मॉडल दिया है। कोई प्रेसिडेंसी, राज्य, आपका कोई स्थान, उपर्युक्त सभी। क्या मार्क कराएंगे? क्या लिखा गया है? उपर्युक्त सभी। सतर्क रहना है, लोग ज्यादातर आपका भ्रम में आ जाएंगे जो नहीं पढ़े रहेंगे। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि साधारण जिला पुलिस में कौन शामिल है? कोई प्रेसिडेंसी या उसका कोई भाग, राज्य या उसका कोई भाग, स्थान या उसका कोई भाग, उपर्युक्त सभी। तब भी क्या मारना है? आपका उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि पूरा राज्य न होकर उसका अगर भाग भी है तो वह किसमें शामिल है? साधारण आपका पुलिस जिला। अब साधारण पुलिस जिले में जो पुलिस बल होगा, अब अगला क्वेश्चन उठता है कि उस पर जनरल कंट्रोल कौन कौन करेगा, साधारण नियंत्रण कौन करेगा और विशेष नियंत्रण कौन करेगा। तो सतर्क रहिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ और सेक्शन वाइज आपको हम बता रहे हैं। सेक्शन 4 का पैराग्राफ सेकंड, अब कोरिलेट भी आगे होता रहेगा। धारा 4 का पैराग्राफ सेकंड भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो साधारण जिला पुलिस जिला होगा उसमें पुलिस पर साधारण नियंत्रण आपका डीएम साहब माने डीएम का होगा, जिला मजिस्ट्रेट का। और स्पेशल कंट्रोल कौन करेगा पुलिस पर? पुलिस अधीक्षक। रट कर जाइए, कहाँ दिया गया, अपने मन से नहीं बता रहे हैं, कहाँ ये आपका उल्लिखित किया गया है? तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 में, 4 का कौन सा पैराग्राफ है? सेकंड। उत्तराखंड में भी आपका यही नियम था। अगला देखिए भाई, अगला परिभाषा चला जाए। अगली परिभाषा आपका है जिला अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, आपका संयुक्त जिला अधीक्षक, आपका कह सकते हैं ये अगली परिभाषा है। तो इसको आगे एसपी, डीवाईएसपी, सहायक एसपी, ज्वाइंट एसपी की परिभाषा दी गई है। तो जो जिले में आपका जो जो राज्य सरकार नियुक्त करती है और जिले में आपका पुलिस पर ये लोग क्या रखेंगे? कंट्रोल। इसके बाद आ जाइए संपत्ति। प्रॉपर्टी से फिर आपका क्वेश्चन बनता है और प्रॉपर्टी की परिभाषा दी गई है, संपत्ति की परिभाषा दी गई है। तो प्रॉपर्टी की जहाँ जहाँ परिभाषा दी गई है आपको रिलेट करके पढ़ना है और आपको तैयार भी रखना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। देखिए, जहाँ तक संपत्ति की बात है, वर्तमान समय में संपत्ति का जो स्वरूप है वह काफी विस्तृत हो चुका है। इसमें कारपोरल यानी कि मूर्त संपत्ति भी शामिल है, इनकारपोरल यानी कि अमूर्त संपत्ति। तो आपका अमूर्त संपत्ति का मतलब जो दिखाई न दे, केवल आप कहाँ रख सकते हैं? मन में। तो दो चार उदाहरण तो दिमाग में बैठा रही है। कौन कौन संपत्तियां हैं जो इनकारपोरल हैं, अमूर्त हैं, अदृश्य हैं, यानी कि दिखाई नहीं देती, लेकिन आपका अधिकार उस पर रहता है? गुडविल। गुडविल यानी कि सुनाम। सुनाम मतलब खास, साख, साख मतलब क्रेडिट, सुनाम कहा जाता है अच्छा नाम। जैसे कि अच्छा नाम एक देखा जाए, जैसे कि मैकडोनाल्ड कंपनी है, तो कंपनी आपका माने उसकी ख्याति है और ख्याति कोई देखता नहीं है, लोगों में प्रसिद्ध है और अपनी ख्याति वह बेचती है, लोगों को बेचती है कि आप हमारे नाम से व्यापार करिए और जो बेनिफिट होगा उसका 1% या 2% हमें देते रहिए, या पहले ही पूरा पैसा वसूल ली और कहे कि 10 साल हमारे नाम का क्या करिए? यूज करिए। ये भी होता है, इसको गुडविल पहला। दूसरा आपका जो माने आता है पेटेंट।
पेटेंट भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वह कैसी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब आपका दूसरा संपत्ति देखा जाए जो मूर्त हो। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे मकान हुआ, मेज हुआ, बोर्ड हुआ, भाई चश्मा हुआ, आपका पेन हुआ, ये कैसी संपत्ति है? आपका मूर्त। जब भी आप प्रॉपर्टी की परिभाषा पढ़िए तो दो तीन जगह से कम कोरिलेट करके पढ़िएगा। एक आपका पढ़ना है आईपीसी का सेक्शन 22 से पढ़िएगा, यानी कि हमेशा याद रखें कौन सी धारा आईपीसी की 22 आ सकता है। टीपीए की धारा 3 पढ़ेंगे तो टीपीए हटा दीजिए, एपीओ में कोई भाई, क्योंकि कई लोग एपीओ में आपका 4 ही सब्जेक्ट पर रहा जा, ज़्यादातर समय कम लगेगा, क्योंकि सही रहेगा 4 ही सब्जेक्ट पर कवर करना। तो आप पढ़ेंगे संपत्ति की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 22 में, और पुलिस अधिनियम की धारा किसमें पढ़ेंगे? 1 में। तो पहले पुलिस अधिनियम की धारा देखी जाए कि प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, यही पूछा जाता है। देखिए, संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति, मनी या धन, और कोई मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी आती है। तो क्वेश्चन आपका ये बना है, फिर एक बार देखिए कि संपत्ति के अंतर्गत क्या शामिल है। 3 ऑप्शन दिया है, चल संपत्ति यानी कि जंगम संपत्ति, फिर आपका धन, और तीसरा दिया है मूल्यवान प्रतिभूति, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। अब तीनों शब्दों को कोरिलेट करना है। तो बताइए, चल संपत्ति की परिभाषा आईपीसी की धारा में आपका 22। धन की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धन की तो परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सिक्का की परिभाषा आईपीसी में जरूर दिया गया है, और एपीओ में आ चुका है जे में। तो सिक्का या कॉइन कहाँ परिभाषित है आईपीसी में? रट कर जाएगा, कौन सी धारा? 230। और मूल्यवान प्रतिभूति जो दी गई है वह भी परिभाषित है किस धारा में? आपका 30 में। यानी कि तीनों शब्दों को पढ़ते समय और 3 सेक्शन तैयार करना है, किसका? पुलिस एक्ट का नहीं, किसका? आईपीसी का। अब देखिए 3 सेक्शन। पहले चल संपत्ति देखा जाए। पिछली बार भी आपका जे और एपीओ में क्वेश्चन मूवेबल प्रॉपर्टी से पूछा गया था। मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति का मतलब जो चलायमान हो। चलायमान हो का मतलब ये हुआ कि जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? मूवेबल। जैसे कि पेन है, साइकिल है, वाहन है, इत्यादि हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। लेकिन जहाँ तक कानूनी परिभाषा की बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी को आईपीसी के सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है, और कहा गया है कि जितनी मूर्त संपत्तियां हैं, यानी कि जितनी संपत्तियां दिखाई दे, वे सभी संपत्तियां चल संपत्ति मानी जाएगी। तो आप कहेंगे मकान भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक शब्द और पकड़ना है, लेकिन। तो जैसे ही लेकिन या बट या परंतु लगता है, मानकर चलिए कि ऊपर वाली लाइन का कुछ न कुछ अपवाद हो गया, कुछ न कुछ उसमें आपका पनौती लग गई। जो आसान भाषा में पनौती समझ रहे हैं कि नहीं भाई? कुछ न कुछ समस्या आ गई, कुछ न कुछ व्यवधान आ गया। जैसे कि पिछले 2-3 माह से आपका 3 माह से आपका क्लास चलने में भी कुछ न कुछ पनौती लग जाती थी। यानी कि 2 दिन 3 दिन क्लास चलता था, तब तक या तो तबीयत ही खराब हो जाती थी, या कुछ ऐसी समस्या आ जाती थी
कि क्लास रोकना पड़ता था। तो अब ऊपर वाले से दुआ करनी है कि अब समस्या क्या हो न आए, क्योंकि अब अगर क्लास रुका भाई काफ़ी नुकसान हो जाएगा, यानी आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप एक दिन में 2 ही क्वेश्चन तैयार करते हैं तो वही पर्याप्त है, और एक दिन आपका न पढ़ाया जाए या एक दिन का नुकसान का मतलब इस समय कि आप अन्य लोगों से 1-2 क्वेश्चन क्या हो गए पीछे। तो इस समय दिमाग एकदम अस्थिर करके एक एक छोटी-छोटी बातों पर गौर किया जाता है, और यही समय है पूरी ताकत लगाने का। आपने साल भर पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक एग्ज़ाम के समय क्या करिए, न पढ़िए। ये ला है, सेक्शन उपाय यही है कि सेक्शन हमेशा रटते रहिए। जैसे मैं रटवाता रहता हूँ, एक बार नहीं 10 बार। अभी फिर आईपीसी की धाराएँ चलेंगी, आईपीसी अगले माह चलेंगी तो फिर हटवाया जाएगा, फिर वहाँ पुलिस एक्ट को रिलेट होगा। अभी तो पुलिस एक्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो भाई सेक्शन कई लोग कह रहे हैं रट्टा नहीं मारा जा रहा है, भाई रट्टा मारने से थोड़े होगा। नहीं रट्टा मारा जा रहा है तो बार-बार उसको अभ्यास करिए, और सेक्शन से 30 से 35 क्वेश्चन निश्चित बनते हैं। यूपी का भी आपका उत्तराखंड तो 40-45 बना देता है। लेकिन एक मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन तो आपका 25-30 तो कम से कम सेक्शन से बनेंगे ही। तो फिर एक बार देखिए, लेकिन लगाया जाए, जितनी मूर्त संपत्तियां हैं सब चल संपत्ति हैं, लेकिन इसके अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति नहीं आती। नहीं आती मतलब चल से क्या हो गई, बाहर। चल से बाहर हो गई, इसका मतलब इमूवेबल हो गई, यानी कि अचल हो गई। तो 3 संपत्तियों को अचल मान लिया गया है। एक भूमि, दूसरा भूमि से एक तो हो गया भूमि, दूसरा भूमि से जुड़ी हुई चीजें यानी कि जिसको भूबद्ध कहते हैं, अटैच। और तीसरा जो भूमि से जुड़ी हुई चीजों से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें। जैसे ये भूमि है, ये अचल है। भूमि से अस्थायी रूप से चीजें, मकान बना है, ये अचल है। और मकान से जो अस्थायी रूप से जुड़ा है, जैसे खिड़की हो गया, आपका दरवाजा हो गया, बिजली के मान लीजिए आपका तार हो गए जो पैक हैं, जिसे कि हम ज़्यादा समय के लिए जोड़ा गया है, वह आपका अचल मानी जाएगी। और इसके अलावा जितनी संपत्तियां हैं क्या मानी जाएंगी, चल। अब यही क्वेश्चन आपका बनता है, 4-5 क्वेश्चन एपीओ का बनाइए। कौन से अपराध केवल चल संपत्ति के प्रति ही हो सकते हैं? पिछली बार एपीओ में भी आया, जे में भी आया। तो 2 अपराध हैं, आपका थेफ्ट और आपका यानी कि चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग। रट कर जाइएगा। चोरी किस संपत्ति की होती है? केवल चल। आपराधिक दुर्विनियोग पिछली बार पूछा गया, चल अचल की दोनों की इनमें से कोई नहीं, तो केवल चल। कौन कौन से अपराध हो गए? 2, चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग। दूसरा क्वेश्चन आपका चल संपत्ति पर पूछा गया था कि देखिए, जब तक कोई संपत्ति भूबद्ध है वह अचल है, और जैसे ही जमीन से वह पृथक की जाती है वह चल हो जाती है। फिर जोड़ दी गई जमीन से अचल, जैसे दीवार में ईंट है, जुड़ा है तो अचल, और निकाल दीजिए एक ही एक ईंट तो क्या हो जाएगा, चल। फिर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अचल। नेचर आपका बदलता रहता है। तो चूंकि समय भी हो गया तो लास्ट क्वेश्चन यूपी एपीओ का बताया जाए इस पर, फिर हम आपका बताएंगे आगे, नहीं कि नहीं बताएंगे। धन को थोड़ा बताएंगे, मूल्यवान प्रतिभूति को, क्योंकि कोरिलेट करके चलते रहिए। तो लास्ट क्वेश्चन ये आया यूपी एपीओ में कि एक पेड़ खड़ा है और उसको पूरी तरह काट दिया गया, भले वो न गिरा हो, तो क्या जमीन से पृथक हो गया कि नहीं? हो गया। तो चोरी का अपराध हो गया कि नहीं? हो गया। और आधा काटा रहता दिया रहता, चोरी का प्रयास।
और पेड़ को इस आशय से काटा कि मालिक को नुकसान पहुंचा जाए, और इस आशय से काट रहा कि लेकर हम जाएंगे। हल्का सा एक लाइन में चेंज हो रहा है। इरादा ये है कि हम पेड़ को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान, तो ये मिस्चिफ मार कर आइएगा। इरादा ये है कि हम पेड़ को काट कर क्या करेंगे, हटाएंगे, तब तो भाई आपका कौन सा अपराध होगा, चोरी। तो 15 मिनट